बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। सीसीडी के कत्ल पर इस वक्त ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम जो है वो चीख उठे। पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है मरियम नवाज की पॉलिसी पे तू तू कर रहा है। क्या कहानी है आपके सामने रखेंगे। इमरान खान को एक मरतबा फिर से रात की तारीख में अडयाला जेल से पिम्स लाया गया और ये कहानी जो है अब मामूर बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन या पाकिस्तान को नाम और पहचान देने वाले इमरान खान की जिंदगी को नॉर्मलाइज कर दिया। क्या कहानी आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले आपके सामने करेंगे मर्दान पे जो आज वाकया हुआ, जहां पर तैयारा जो कि इस वक्त टेक्निकल खराबी की वजह से मर्दान की सड़क पर गिरकर तबाह हो गया। ये कहानी क्या है आपके सामने रखते हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ये एक सुपर मस्त तरबियती तैयारा था। मर्दान के करीब एक तरबियत परवास के दौरान तकनीकी खराबी का शिकार होकर तबाह हो गया। अब इसमें बताया गया है कि हादसे के नतीजे में 2 पायलट्स मौके पे दम तोड़ गए। अलबत्ता जहां पर यह तैयारा गिरा था और गिरकर तबाह हुआ था तो उस वक्त कुछ शहरियों को भी इसने नुकसान पहुंचाया और अभी वो जेरे इलाज हैं। देखिए, मैं आपको उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं कि तैयारा जब गिरा था तो कितने हौलनाक मनाजिर थे। ये मनाजिर आप देखिएगा कि तैयारा गिर के जब तबाह हो रहा था तो उस वक्त मोटरसाइकिल सवार जो थे इसके आगे पीछे से गुजर रहे थे, तो एक बड़ा ही हौलनाक वाकया हुआ। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है और बताया है कि जनाब इसका फलाना मामला था, फलाना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी इतलात के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ तकनीकी मामला था जिस पे ये गिरा और गिरकर तबाह हो गया और 2 पायलट जो हैं वो इस वक्त जाम हाक हो चुके हैं। आगे चलें तो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो है वो एक चीज को रिपोर्ट कर रहा है। बीबीसी हो या कहीं डेली न्यूज हो या कोई भी मोतबर इदारा हो, वो सिर्फ एक खबर को रिपोर्ट कर रहा है। वो बता रहा है कि जनाब किस तरह से पंजाब के अंदर मुसल्लत शुदा रजीम मरियम नवाज की जो रजीम है उसने किस तरह एक कातिल फोर्स बनाई और कातिल फोर्स ने एक बच्ची की जान ले ली। और ये बता रहे हैं कि इस वक्त मरियम नवाज शरीफ ने जो ये फोर्सेस बनाई हुई थी उसने कितनी बेदर्दी के साथ, कितनी ज्यादा जो है सफाकी के साथ ये कत्ल किया है और कत्ले आम किया है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने बीबीसी की न्यूज रखता हूं जिसने क्या रिपोर्ट किया ये सब आपके सामने रखेंगे और बड़े इन्होंने जो इंकशाफ किए हैं ये पाकिस्तानियों के लिए बहज़त पाकिस्तानी डूब मरने का मुकाम है कि मतलब कि इतनी जो फोर्सेस बनी हैं और अब जो सीसीडी बन गई है उसके ऊपर जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और किस तरह से वो कह रहा है कि जी मरियम साहिबा के एक गलत फैसले की वजह से एक जिंदगी और एक पूरे खानदान के ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि 9 साला हानिया अहमद और इनके खानदान को 10 जून को पंजाब के शुमाली शहर चकवाल में किराए की गाड़ी के अंदर असला बरदार डाकुओं ने बंदूक के जोर पर यरगमाल भराया। पंजाब पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने एक पुलिस एहलकार पर फायरिंग की जिसके बाद मुकाबला शुरू हुआ। और मैं आपको बता दूं सीसीडी की जितनी भी रिपोर्ट्स आप देखेंगे ना उस पर आपको यही चीजें चलती हुई चली आएंगी, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज वो बता रही है कि जो फायरिंग पहले हुई थी वो सीसीडी एहलकार की तरफ से हुई थी। शुरुआत जो की थी वो सीसीडी एहलकार ने की थी। ये आप वीडियोस फुटेज भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद बीबीसी ये बताता है कि पुलिस के मुताबिक एक एहलकार ने यह समझकर मुल्जिमान खानदान की गाड़ी में फरार हो रहे हैं गलती से फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में 9 साला बच्ची जाम हाक हो गई जबकि इसके वालिद और बड़ा भाई जख्मी हो गए। पंजाब पुलिस ने कहा है कि पहले मुल्जिमान ने पुलिस एहलकार पर फायरिंग की थी, ताहम एहलकार को हिरासत में लिया गया है। दूसरी जानिब बच्ची के वालिद ने SBS उर्दू में आपको बताया है कि पहले फायरिंग पुलिस की जानिब से हुई थी। देखें, अभी मैं पढ़ रहा था आपके सामने और मेरी बात की अभी तस्दीक कर दी जो वालिद साहब थे। तो बच्ची के जो वालिद है ना वो बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से पहले फायरिंग हुई थी। अब मैं आपको सुहेल जफर चट्टा ने जो बातें की ना उनके घर जाकर, ये जो मकतूल की फैमिली थी उनके घर जाकर जो गुफ्तगू की है वो इंतहाई घटिया गुफ्तगू थी, वो इंतहाई बेशर्मी वाली गुफ्तगू थी, वो बताऊंगा आपको। लेकिन मुझे पहले इस बात का जवाब दिया जाए। उन्होंने बताया कि जी हमें लगा कि मुल्जिम गाड़ी लेके फरार होने इसलिए हमने फायरिंग कर दी थी। भाई आपको कोई प्रोटोकॉल्स का नहीं पता? क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं दुनिया भर में, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? सीसीडी को आपने इतनी बेसिक एथिक्स नहीं सिखाई, आपने इनको बेसिक तालीमात नहीं दी, आपने इनको बेसिक प्रोटोकॉल नहीं पढ़ाया सीसीडी वालों को कि अगर किसी भी मुल्जिम की गिरफ्त में कोई सिविलियन है तो आपने निगोशिएट करना है उससे, आपने उससे बातें करनी है ताकि आप उस सिविलियन की जान को छुड़वा सकें, आपने उसका हिसार लेना है, आपने किसी तरह से सिविलियन की जान बचानी है और उस वक्त तक फायरिंग नहीं करनी जब तक सिविलियन की जान की हिफाजत की जमानत ना मिल जाए। अब ये क्या करते हैं,
बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी ट्रेनिंग के इन लोगों को भर्ती कर लिया गया और ये लोग अंधाधुंध फायरिंग कर लेते हैं। बच्चे के वालिद बता रहे हैं, जिन्होंने SBS को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जी जब ये फायरिंग हो रही थी तो पहले डाकू आए, डाकुओं ने हम पे गन पॉइंट की और डाकू ने गन पॉइंट करके कहा था जी हमें चीज़ें वगैरह दो। तो उस वक्त जो डॉक्टर सिद्रा थी, यानी कि जो अदील साहब हैं, जो वालिद हैं बच्ची के हानिया के, उनकी जो वालदा है डॉक्टर सिद्रा, वो ये बोलती हैं कि जी आपने जो चीज़ लेके जानी है ले जाओ, लेकिन हमारी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाओ। इतनी देर में जो मुहाफिज होते हैं, यानी कि हम सबके, मेरे आपके मुहाफिज जो होते हैं, वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं अंधाधुंध, बगैर जाने के मामलात क्या हो रहे हैं, बगैर जाने के इस वक्त सिचुएशन क्या है, वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। और इस फायरिंग के नतीजे में हानिया आमिर कत्ल हो जाती है। मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि वो जाम हाक हुई किसी वाक़े, वो कत्ल की गई है। कत्ल किसने की है? इन्हीं CCD के एहलकार। और उसके जो वालिद हैं वो भी इस वक्त जख्मी है, उसका भाई जख्मी है और वालदा जख्मी है। तो पूरा खानदान है ना, उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया CCD ने। इनको, इन जाहिलों को, इन माजरत के साथ इन कातिलों को इतनी बेसिक एथिक्स नहीं सिखाई मरियम नवाज साहिबा ने या सुहेल जफर चट्टा ने कि भाई पहले निगोशिएट करना है, या फिर इस तरह की चीजें होती हैं कि आपने पहले हिसार में लेना है। कुछ इनको नहीं पता, इनको सिर्फ मारना सिखाया गया। इनको कहा गया खुल के खेलो आप, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, मावरा कत्ल केसेस करो, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, जहां से मिले आप हाफ फ्राई कर दो, फुल फ्राई कर दो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो यही वजह बनी है हानिया आमिर को जो कत्ल किया गया है, या उसको जो उसकी जो जान गई है, इन्हीं की गफलत की वजह से की गई है। अब BBC आगे क्या लिखता है मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम ने कहा है कि इनके हालात की शफाफ तहकीकात जरूर हो ताकि हकीकत सामने आए। इन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया तवक्को करता है कि इन हालात के मुकम्मल शफाफ तहकीकात की जाएगी। पंजाब पुलिस ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि तयशुदा प्रोटोकॉल से हटने का कोई जवाब नहीं था। इस वाक़ये को गैर जानिबदार और मुकम्मल तहकीकात जारी है। यह वाक़या पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों में शदीद सदमे का बाइस है। हानिया के स्कूल ऑस्ट्रेलिया इस्लामिक कॉलेज बर्थ के प्रिंसिपल अब्दुल्ला खान ने BBC को बताया कि इस खबर ने पूरी कम्युनिटी को शदीद ज़हनी सदमे में मुब्तला कर दिया है। इन्होंने कहा कि हानिया बहुत मिलनसार, खुश मिजाज और दोस्ताना तबीयत की बच्ची थी जो सबकी पसंदीदा थी। स्कूल इंतजामिया ने तलबा और उस्ताजा के लिए काउंसलिंग सर्विस भी शुरू कर दी है। खास तौर पर इसकी क्लास के बच्चे शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि इसका शदीद तौर पर मजम्मत हो और फिर इसकी शफाफ तहकीकात हो। तो ऑस्ट्रेलियावी जो वजीर आजम हैं उन्होंने ये बात की है कि इसकी जो तहकीकात है बड़ी शफाफ होनी चाहिए और बिल्कुल क्रेडिबल होनी चाहिए, गैर जानिबदाराना होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म साहब को नहीं पता कि पाकिस्तान में हालात कैसे होते हैं और इसकी तहकीकात कैसी हो रही ना, ज़रा मैं पाकिस्तानियों आपके सामने रखता हूँ। साकिब बशीर साहब हैं, इनकी ये खबर है कि CCD के एहलकार की गोली से मासूम बच्ची निशाना बनी, वालिदैन जख्मी हो गए। सिटी पुलिस चकवाल ने तहकीकात शुरू की और मैं आपको बता दूं जो सिटी पुलिस चकवाल थी उन्होंने बहुत हद तक जो सबूत लिए थे वो बड़े क्रेडिबल थे, वो बहुत ज्यादा गैर जानिबदाराना होकर इसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो वो आगे फरमाते हैं कि अब ये इत्तलात मिल रही हैं, इत्तलात के मुताबिक ये केस भी CCD को दे दिया गया है। जिसने ये जुर्म किया CCD, उसको ये केस थमा रहे हैं कि जाएं जी आप अपने बंदे को जिस तरह भी बचा सकते ना बचाएं। अब सुहेल जफर चट्टा साहब ना इसी मकतूल की फैमिली से मिलने के लिए गए। पहले तो मैं आपको इस मकतूल की फैमिली क्या फरमा रही है, कितनी गम में, ये जरा आपको सुनवाता हूं कि उनकी फैमिली के हालात क्या हैं। गोलियों से छलनी हुई थी और मेरा बेटा, मेरा पोता शदीद किस्म के ज़ख्मी थे। मैं तो सिर्फ यही मुतालबा करता हूँ कि अगर एक डकैत और चोर को गोली मारी जा सकती है तो CCD वालों को क्यों नहीं मारी जा सकती। उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। पूरे हमारे ख़ानदान को जाड़ के रख दिया। मैं सिर्फ इंसाफ का मुतलाशी हूँ जी, मुझे इंसाफ चाहिए और उम्मीद रखता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। आपने सुन ली है, ये मैंने आपको इसलिए सुनवाया कि जो मैं आगे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा हार्श होने वाली है, आपने दिल थाम के सुननी है। सुहेल जफर चट्टा के बारे में पहले आपको बताता हूँ ये है कौन। सुहेल जफर चट्टा वो आदमी है जिस पर एंटी करप्शन ने केसेस बनाए और ये कहा कि ये आदमी एक करप्ट आदमी है, ये मफरूर था और ये आदमी इंतहा से ज्यादा करप्ट आदमी है, इसको पकड़ो आकर। लेकिन होता क्या है कि एक रजीम आती है पाकिस्तान में, उस रजीम के बाद एक हुकूमत बनती है जो मुसल्लस सदा हुकूमत बनती है। मरियम नवाज साहिबा आती हैं और मरियम साहिबा जब आती हैं तो इसी मफरूर आदमी को, इसी करप्ट आदमी को CCD का बना देती हैं आज चेयरमैन और जाके कहती हैं कि बेटा चलाओ CCD को। और ये जो आदमी होता है फिर उसके बाद ये मावरा कत्ल केसेस करता है, ये उसके बाद वो केसेस करता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कि मैं आपको जरा बताऊं कि जो
केसेस इन्होंने किए हैं कि एक ही खानदान के 5 अफराद को सीसीडी मार देती है और चुन चुन के उनको मारती है। फिर उसके बाद एक बाप के ऊपर बेटी इल्जाम लगाती है और फिर जो बाप होता है उसको ये कत्ल कर देते हैं। और बाद में जब ये केस की इन्वेस्टिगेट होती है तो पता लगता है कि बाप बेकसूर था, जमीन जायदाद पर बेटी झूठ बोल रही थी, लेकिन उस वक्त तक बाप को कत्ल कर दिया होता है। कई हजारों केसेस इनके सामने हैं जहां पर बताया जाता है कि जी मरियम नवाज शरीफ की जो ये कातिल फोर्स है वो किस तरह से अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है, किसी को भी पकड़ के मार देती। ये मुल्क के अंदर निजाम चल रहा है। तो अब आते हैं हम उस जगह पर जहां पर मकतूल की फैमिली से सुहेल जफर चट्टा मिलने के लिए गए। आप सोच रहे होंगे कि सुहेल जफर चट्टा ताज़ियत करने गए होंगे, गिरिया किया होगा उन्होंने, घर में जाके उन्होंने रोए होंगे कि भाई मैंने बड़ा जुल्म कर दिया। मोहतरम नहीं, ऐसा सिर्फ मौसम मुआशरों में होता है। ये जो इक़दाम होता है ये गैरतमंद लोग करते हैं, जिनके अंदर से इज्जत, एहतराम, खौफ कानून खत्म हो जाता है ना, वो ये सब काम नहीं करते। सुहेल जफर चट्टा साहब ये कहते हैं कि मोहतरम हमारे इदारे से अच्छा कोई इदारा नहीं है। वो उस मकतूल की फैमिली को समझाते हैं कि गुजारिश ये है कि सिर्फ एक बंदे के गलत काम को आप पूरे इदारे का गलत काम ना बताएं। सुहेल जफर चट्टा साहब कहते हैं कि हमारा इदारा बड़ा मुनज़्ज़म है, हम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। भाई एक घर में कयामत टूट चुकी है सुहेल जफर चट्टा साहब, आप जाके बजाय गिरिया करने के, आप बजाय उस पर ताज़ियत करने के, आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि जी उसको आप ये बोल रहे हैं कि मेरी सीसीडी बड़ी अच्छी है, मेरा जो एक आदमी ना चले वो बुरा निकल गया, लेकिन खुदारा जो है ना हमारी पूरी आप इदारे को बदनाम ना करें। ये आपकी तरफ से ज्यादती होगी। सेम अल्फाज सुहेल जफर चट्टा के ये थे कि जी आप एक आदमी की गलती को पूरे इदारे की गलती नहीं बता सकते, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। एक घर में कयामत टूट पड़ी है और जाके ये उनको इल्जाम दे रहे हैं कि भाई आप हमारे ना पूरे इदारे को बदनाम कर रहे हैं। आपका इदारा है क्या? मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये लोग मावरा कत्ल केसेस करते हैं, किस तरह से लोगों को मारते हैं। तो ये इनकी हालात है। इंटरनेशनल मीडिया आप जरा देखें कि इस वक्त चीख उठाए, इंटरनेशनल मीडिया पे डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा है, प्रेशर दे रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त काम कर रही है, जो उनकी पॉलिसीज थी वो घटिया तरीन पॉलिसीज थी। सवाल उठ रहे हैं मरियम साहिबा के ऊपर कि आप इस इदारे को बंद करें या फिर आप खुद इस्तीफा दें। मरियम साहिबा को बड़े बड़े चैनल्स, ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम और तमाम लोग जो हैं इस वक्त उनको तनकीद कर रहे हैं, उनके इस इदारे को बोल रहे हैं कि खुदारा अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है ना तो इस इदारे को ख़त्म करें। सुहेल जफर चट्टा को जेल के अंदर भेजें जिसके अंदर एंटी करप्शन के केसेस थे, और फिर ये जो बंदा है जिसने ये काम किया है, सीसीडी का जो एहलकार है, इसके ऊपर क्रेडिबल केसेस बनने चाहिए और इसको अदालत में जाकर इसको वो सजा मिलनी चाहिए जो एक कातिल को मिलती है। My heart goes out to the family and friends, and indeed the Pakistani Australian community will be really feeling this today. A 9-year-old girl visiting Pakistan with her family should have been a time of joy, and these circumstances do need to be examined. They need to be examined in a transparent way so that everyone can know. The family most importantly, but others as well, and Australia expects there to be transparency and a proper investigation of these circumstances. My understanding is that not only has a young girl lost her life, तो सब ये मुतालबा कर रहे हैं। उम्मीद है कि गैरत आएगी, इंसानियत का थोड़ा सा बोलबाला करेंगी मरियम नवाज साहिबा। आगे चलेंगे। इमरान खान एक ऐसा आदमी जिसने इस कौम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और आज जेल में बैठा हुआ है। मोहतरम आज उसके साथ हो क्या रहा है? आज उसकी जान को खतरा है। 7-8 महीने से चीख चीख के उसकी बहनें कहती हैं कि जी इमरान खान की जान को खतरा है, खुदारा उसकी जान को खतरा है, कुछ कीजिए, कुछ अमल कीजिए। तो यहाँ पर बात क्या उठती है तो जी हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ ट्वीट्स कर सकते हैं और ट्वीट्स पे सिर्फ मुतालबा कर सकते हैं, सिर्फ हम इतना कर सकते हैं, उसके अलावा हम आपके साथ कोई कॉपरेट नहीं कर सकते। मैं आपको कोई अफसानवी बात नहीं बता रहा, बल्कि मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बैरिस्टर गौहर जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वरना बल्कि मैं तो ये कहूँगा वो केयर टेकर चेयरमैन है। इमरान खान ने उनको इसलिए बनाया था कि कहीं वो अपनी आवाम को मुनज़्ज़म रख सकें, जो नाराज़ अरकान हैं उनको मना सकें, जो आगे तहरीक है उसके मामलात को देख सकें। लेकिन बैरिस्टर गौहर कोई एक ऐसा काम भी नहीं कर सके हैं। अब बैरिस्टर गौहर साहब कुछ घंटे पहले ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके वो ये बताते हैं कि जनाब आला, मुझे अभी इत्तला मिली है कि खान साहब को गुज़िश्ता रात इंजेक्शन लगवाने के लिए पिम्स अस्पताल ले जाया गया था, जहां से इलाज के बाद इन्हें दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। हम मुतालबा करते हैं कि खान साहब का जो आइसोलेशन उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा मुतालबा उन्होंने किया कि जनाब हम मुतालबा करते हैं इमरान खान की फैमिली को उनसे मुलाकात की इजाज़त हो। तो बैरिस्टर गौहर साहब आपका डेजिग्नेशन इस वक्त पीटीआई की चेयरमैन का है, ये काम आपने करने हैं, आपने इन मुतालबात को मनवाना है और ये मुतालबात मनवाने के लिए आपने हुकूमत पर प्रेशर देना है।
آپ نے AC والے اچھے کمرے میں بیٹھ کر صرف یہ ٹویٹس نہیں کھٹکانی, آپ نے یہ کام نہیں کرنا, آپ نے کچھ ایسا عمل کرنا ہے جس سے آپ عمران خان کو ریلیف دلوا سکیں, لیکن آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے. تو محترم, یہ اس وقت حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہنیں جو ہیں اس وقت, وہ اس وقت تیار ہیں ایک انقلاب کے لیے, اور یہ انقلاب ناظرین کرام وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ اب ہم تمام لوگوں کو ہم نے دیکھنا ہے, اور تمام لوگوں کی ذمہ داریوں کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. انہوں نے محمود خان اچکزئی کو, میں نے آپ کو بتایا کہ کہا ہے کہ اب آپ نے 10,000 بندے جو ہیں وہاں پر آپ نے گیدرنگ کرنی ہے, اور ہم تقریباً 2 بجے سے غالباً 3 بجے سے ہم لوگ 7 بجے تک یہ دھرنا دیں گے, اور 10,000 لوگوں کا ویٹ کریں گے کہ آپ وہاں پر 10,000 لوگ لے کر آتے ہیں یا نہیں لے کر آتے. اور یہ تمام چیزیں بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ اور جناب محمود خان اچکزئی پہ ذمہ داری انہوں نے ڈالی, اور ساتھ سہیل افریدی کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی پروٹیسٹ میں شریک ہوں گے. دیکھیں, سہیل افریدی کے بارے میں کچھ چند دنوں سے خبریں چل رہی تھی کہ ان کی اہم ترین لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور ان ملاقاتوں میں حوال بھی سامنے آ رہے تھے کہ جی سہیل افریدی نے یہ بتایا ہے کہ جناب میں فلانا سے ملاقات کرنے کے لیے گیا اور معاملات حل کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم نے بیانات بھی سنے. لیکن اب جو ہے خوشائن بات ایک سامنے نظر آئی ہے کہ مزمل اسلم اور سہیل افریدی کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواست تھی عمران خان سے ملنے کی, ملاقات کی, اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لیا ہے. اور اس ملاقات میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب اعلیٰ آپ آئیں, اس پہ اب دلائل ہوں گے اور بات چیت بھی چلے گی. اور یہ پہلا جھوکا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چلیں وہ کیس لگوایا تو صحیح عمران خان سے ملاقات کا. آیا دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے رستے ہموار ہونا شروع ہو چکے ہیں, لیکن یہ تعصب بڑھ رہا ہے. لیکن وہیں دوسری طرف سہیل وڑائچ جو ہے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جولائی جو ہے وہ آخری مہینہ ہے اس حکومت کا, اور یہ حکومت جا رہی ہے, جو بجٹ آیا ہے اس سے مقتدرہ پریشان ہے. وہیں دوسری طرف ابصار عالم جو ہیں وہ سب گتم گتا, انہوں نے بھی اس کے سہیل وڑائچ کے عالم کے جو بدلے ایک اور آرٹیکل لکھا اور کہا کہ جی جو ہمارا نظام ہے بڑا اچھا چل رہا ہے اور یہ کہیں نہیں جانے والا اور یہ بہت آگے تک چلے گا. جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں وہ ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے اور وہ لوگ گھر جائیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ابصار عالم ہیں اور محسن نقوی ہیں ان کے بیچ میں ایک بڑا کلیش ہوا ہے, اور اس کلیش کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور ابصار عالم کے بیچ میں دوریاں بھی بڑھی ہیں. لیکن جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں وہ ہمیشہ سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے کلوز سمجھے جانے والی صحافی ہیں, جو اپنے بارے میں یہ بتاتے بھی ہیں کہ جی میری جو خبریں ہوتی ہیں وہ وہیں سے آتی ہیں لکھ کے, اور میں ان کو پرنٹ کر دیتا ہوں. میں بڑی دفعہ یہ بات کر بھی چکے ہیں. اب سہیل وڑائچ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جولائی کا مہینہ آخری مہینہ ہے اس حکومت کے لیے, اور یہ حکومت جو ہے وہ جانے والی ہے. لیکن اگر یہ حکومت جاتی ہے تو پھر کون سی حکومت آنے والی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تو سب سے بڑی حکومت ہے, لیکن ان کو لینے نہیں دی جانی. آپ گلگت کا الیکشن دیکھ سکتے ہیں, 11 سیٹوں سے کہاں پر 3 سیٹیں دی گئی ہیں PTI کو. تو یہ تو نظام کہیں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو قبول نہیں کر سکتا. تو ناظرین کرام, جواب اس کا یہی ہے کہ جی قومی حکومت کی طرف یہ نظام جائے گا, اور قومی حکومت کے لیے تمام ناراض ارکان پاکستان تحریک انصاف سب کو منایا جائے گا. کئی حد تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ قومی حکومت کے لیے مانے ضرور ہیں, لیکن اگر عمران خان مان گئے ہیں اور آیا جو خبر اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے یہ صحیح ہے, تو پھر عمران خان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ کیا وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان کا صرف یہ علاج عوام سے چھپایا جا رہا ہے؟ مطلب بڑا سمپل ہے نا, آپ کو کرنا کیا ہے, عمران خان کی ملاقات کروا دیا, عمران خان تمام چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی رکھ دیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اب ان کو ڈر یہ ہے کہ عمران خان کو پیغام نہ آ جائے, عمران خان کے ایک لفظ سے ایک جنبش سے ڈرتے ہیں یہ لوگ, خوف زدہ ہیں. تو عمران خان کی ملاقات آپ ان کی بہنوں سے نہ کروائیں, آپ ان کے ڈاکٹر سے کروا دیں. بھائی وہ تو آ کے کوئی پیغام نہیں دیں گے, لیکن جی عمران خان کے ڈاکٹر سے بھی ملاقات نہیں کروانی. ڈر اور خوف کیا ہے, چھپا کیا رہے ہیں لوگ, یہ سوالیہ نشان ہے. دیکھیں اب یہ لوگ کہتے ہیں نا جی عمران خان قید میں ہے, میں کہتا ہوں عمران خان اب قید میں نہیں ہے. اب یہ کہنا چھوڑ دیں آپ کہ عمران خان قید میں ہے. 7 سے 8 مہینوں میں عمران خان اغوا ہیں, کسی کو ان کی کوئی خبر نہیں ہے کہ عمران خان کہاں پر ہیں, کس حالت میں ہیں. تو یہ عمران خان کے لیے ایک مشکل وقت ہے. عمران خان کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو مزاحمت نہیں کر سکتے, ہم تو صرف اپنے اقتدار کو سنبھال سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. سر علی مین گنڈا پور کیوں گیا تھا واپس؟ علی مین گنڈا پور چاہتا تھا کہ نظام سے ہم لوگ کی ریلیف لے کر آگے ہیں, ڈیل کر لیں. عمران خان کے پاس گیا وہ, اور یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے 3-4 ذرائع سے کنفرم کی, اور بہت بڑی بات ہے یہ کہ آپ کو پتہ لگے کہ عمران خان کیوں جیل میں. علی مین گنڈا پور صاحب عمران خان کے پاس جاتے ہیں, عمران خان سے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب ہمارے پاس حالات تنگ ہیں, آپ ڈیل کر لیں. عمران خان صاحب علی مین گنڈا پور کو کہتے ہیں کہ جی مجھے بتاؤ کہ اگر آج کے دور میں امام حسین زندہ ہوتے تو کیا وہ یزید سے بیعت کرتے؟ گنڈا پور کے پاس جواب نہیں تھا. عمران خان صاحب نے جواب دیا. عمران خان نے کہا کہ وہ کبھی بیعت نہ کرتے, تو جا کے موجودہ یزید کو بتا دو کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا, میں لڑوں گا, میں اپنی قوم کا انتظار کروں گا. عمران خان اپنی قوم کا انتظار کر رہا ہے. عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی میں اپنی قوم کے لیے منتظر ہوں,
ذرا دیکھیں نا اس نظام کے جو چودھری بنے ہوئے ہیں, مطلب کہ یہ جو چودھری بنے ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں اور موجودہ لوگ ہیں, ان کے نام ذرا لکھیں آپ, اور لکھ کے کسی بھی سوشل میڈیا پہ ذرا آپ ان کے نام لکھ کے پیچھے کمنٹ پڑھیں آپ, اور پھر آپ عمران خان کا نام لکھ کے دیکھیں. تو نظام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اوقات, عزت, غیرت یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ عمران خان کو آئسولیشن میں ڈال کے آپ نے کیا حاصل کر لیا. تو محترم, اس وقت حکومت کے لیے ایک مشکل وقت ہے, اور مشکل وقت اس طرح سے ہے کہ بجٹ جو انہوں نے پیش کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ انتہائی گھٹیا بجٹ پیش کیا گیا تھا, اور جس کے اوپر اس وقت تمام مقتدرہ ناراض ہیں ایسی شہباز رجیم سے, اور کہا جا رہا ہے کہ شہباز رجیم کو اس وقت گھر بیچنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں. وہیں دوسری طرف عمران خان کی تینوں بہنیں اس وقت کھڑی ہوئی ہیں اور نظام کے خلاف لڑ رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب پاکستان تحریک انصاف فیل ہوتی ہے تو اب ہم انتظار نہیں کریں گے اور خود گلی گلی جا کے عمران خان کے لیے انصاف مانگیں گے. وہیں کشمیری کھڑے ہوئے ہیں اور کشمیریوں کا انصاف اور انقلاب ابھی بھی راولہ کوڈ میں بیٹھا ہوا ہے. تو موجودہ نظام کے لیے ایک مشکل دور کا آغاز ہو چکا ہے. تو محترم, یہ اس وقت حالات ہیں, حکومت کے لیے مشکل دور کا آغاز ہو چکا ہے. دیکھنا یہی ہے کہ حالات اس وقت کس طرح جاتے ہیں. تفصیلات آپ کو بتاتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.